Good morning, students. Welcome to the online classes of City Women's College. And here in this video, today we will understand the remaining topics of Unit 4. In the previous videos, we have covered the topic of essay writing, paragraph writing, article writing, advertisement. And now in this video, we will understand the further remaining topics like application writing, letter writing, and unseen passage. Okay, so on your screens, you can see the meaning of application writing has been given. So we will understand one by one the meaning of these concepts and what is the proper format of these concepts. Okay, so let us just start with the meaning of application. See, application is a sort of formal letter which we write for various purpose, and the purpose can be both professional and personal in nature. And whenever we write application, you can see by the name of it कि एप्लीकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए अप्लाई करना. सो वी कैन अप्लाई फॉर वेरियस रीजंस. फॉर एग्जांपल, वी कैन अप्लाई फॉर सम सॉर्ट ऑफ हेल्प when we need some sort of assistance, when we need to inquire about admission purpose, or we need to get some sort of information, or we need some sort of permission. किसी भी रीज़न की वजह से हम एप्लीकेशन लिख सकते हैं. ठीक है. नाउ इसको हम एक फॉर्मल लेटर की तरह क्यों देखते हैं? बिकॉज जस्ट लाइक अ फॉर्मल लेटर, इट ऑल्सो हैज़ सम प्री डिफाइंड और प्री डिटरमाइंड फॉर्मेट. इसका पहले से एक सेट फॉर्मेट है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है. ठीक है. एंड मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन लेटर्स आर रिटन इन द सेम फॉर्मेट. नाउ लेट अस जस्ट टॉक फर्दर अबाउट इट. ठीक है. Now, there are types of application letters given over here कि हम किस किस तरह के application letters लिखते हैं. Now, these are some of the examples. जैसे पहला है कि application letter for teachers. आप लोगों ने स्कूल में कभी ना कभी एक application तो ज़रूर लिखी होगी. ठीक है. आप टीचर्स को अपने एप्लीकेशन लिखते होगे, आप प्रिंसिपल को लिखते होगे. ठीक है. आप बहुत से रीज़न की वजह से लिखते होगे एप्लीकेशंस. फॉर एग्जांपल, इट कैन बी फॉर द पर्पस ऑफ लीव, it can be for the purpose of fee concession, or it can be for the purpose of changing subject or section. ठीक है. अब फिर जॉब एप्लीकेशन लेटर भी होता है जहाँ पर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आप लेटर लिखते हो टू दैट इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी. देन लोन एप्लीकेशन लेटर, व्हेन यू अप्लाई फॉर सम सॉर्ट ऑफ लोन, हम तब भी एप्लीकेशन लेटर्स लिखते हैं. सो बहुत सारे रीज़न होते हैं एप्लीकेशन लिखने के. ठीक है. Now here on your screen you can see the format of an application जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. Let me tell you कि आखिर ये application है किस चीज़ के बारे में. The question was that you have to write the application for the change of section to your principal. So whenever you write an application to your principal, we always start with the principal. हम कभी भी to the principal नहीं लिखते, हम हमेशा the principal लिखते हैं. ठीक है. And then we write down the name of the school. आप जिस भी स्कूल में हो उस स्कूल का हम नाम लिखते हैं. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे लाइफ लाइन पब्लिक स्कूल फरीदाबाद दे रखा है. सो लाइफ लाइन पब्लिक स्कूल इज़ द नेम ऑफ द स्कूल, एंड देन यू ऑल्सो मेंशन द प्लेस. सो फॉर एग्जांपल, अगर हम ये लखनऊ में होते तो हम लखनऊ लिखते हैं, यहाँ फरीदाबाद है तो हमने फरीदाबाद लिखा है. देन वी मेंशन द डेट. हम यस यू कैन सी द गैप. ये जो गैप है, ये गैप इज़ बेसिकली द जो लाइंस हम लीव करते हैं. वेन एवर यू राइट एन एप्लीकेशन वी हैव टू गिव सम गैप, हमें कुछ गैप देना पड़ता है. तो द प्रिंसिपल, नेम ऑफ द स्कूल, वंस यू हैव रिटन, आप स्पेस दोगे, गैप दोगे, आप डेट लिखोगे. ठीक है. एंड द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द डेट इज़ लाइक दिस. आप कभी भी ऐसे जैसे फॉर एग्जाम्पल आप आज की तारीख अगर देख लीजिए तो आप ऐसे कभी नहीं लिखोगे दैट यू राइटिंग 8th और 8th 05 और 2021. हम ऐसे कभी नहीं लिखते. ठीक है. वी राइट इन दिस फॉर्मेट जहाँ पर हम पूरा मंथ का नाम मेंशन करते हैं, एंड वी ऑल्सो मेंशन द होल ईयर. फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं. सब्जेक्ट बेसिकली इट टेल्स द रीज़न कि आपने वो एप्लीकेशन किस कॉज की वजह से लिखा है, क्यों लिखा है. और सब्जेक्ट कभी भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी वेरी प्रिसाइज एंड इन्फॉर्मेटिव इन नेचर, कि उसको पढ़ के समझ में आ जाए कि आपने एप्लीकेशन या लेटर जो लिखा है वो किस बेसिस पे या किस रीज़न के लिए लिखा है. तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन लिखना था चेंज ऑफ सेक्शन के लिए, यानी सेक्शन चेंज करने के लिए. तो सिंपली आपने सब्जेक्ट डाल दिया चेंज ऑफ सेक्शन. आप यहाँ पे चाहो तो लाइन ऐड कर सकते हो दैट रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेक्शन या एप्लीकेशन फॉर change of section. You can also write it down like this. Then again you give some space and you write the salutation. Salutation is basically the way you are going to greet someone. तो क्योंकि जब आप किसी जो आपसे कोई बड़ा है उम्र में, और स्पेशली जब आप कोई फॉर्मल अथॉरिटी को लिख रहे हो, तो हम हमेशा रिस्पेक्टेड ज़रूर यूज़ करते हैं. सो रिस्पेक्टेड सर और मैडम, जो भी प्रिंसिपल हैं आपके, उनको ध्यान में रखते हुए विल राइट इट डाउन. राइट.
नेक्स्ट वी हैव द बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन। बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन में अब हम पूरा अपना कंटेंट, अपना पूरा मैसेज लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट मी रीड इट आउट फॉर यू कि यहाँ पे देर इज दिस बॉय कार्तिक जिसने ये एप्लीकेशन लिखी है। सो आई एम कार्तिक, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th B of your school. I request you kindly to change my section because most of the students in my class are not interested in study and they trouble me and beat me whenever I study. Okay, now basically this application has been written for the change of section, and here the boy Karthik is telling his own reasons that why he wants to change his section because of the nuisance and problems he is facing with the students of his class. Okay, so he has given all the all his message, and he has mentioned all his issues why he is actually willing to change the section. And now once this has been done, once everything, the body of the application has been written, last में we write thanking you, ठीक है, या लुकिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स और समथिंग, और स्पेस दे करके आप हमेशा क्लोजिंग में योर्स ओबीडियंटली या योर्स फेथफुली जैसा कुछ लिख करके आप अपना नाम क्लास मेंशन करते हो. सो दिस इज़ हाउ यू राइट एन एप्लीकेशन, राइट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस टॉक अबाउट द लेटर राइटिंग. हम लेटर राइटिंग की अगर बात करें तो लेटर यानी खत या पत्र जिसको आप हिंदी में कहते हो, आपने कभी ना कभी इसको भी ज़रूर लिखा होगा. नाउ लेटर्स आर बेसिकली अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन सोर्स, ठीक है. दे आर अ पीस ऑफ राइटिंग वेयर वी गिव सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन. जब हम कोई इन्फॉर्मेशन देने के पर्पज़ से हम कुछ लिखते हैं, सो वी कैन राइट इट इन अ फॉर्मेट ऑफ अ लेटर. नाउ रेट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, द मीनिंग हैज़ बीन गिवन दैट अ लेटर इज़ अ रिटन मैसेज विच इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पज़. जो लेटर होता है वो एक रिटन मैसेज होता है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग, और उसका पर्पज़ क्या होता है, इट सर्व्स द पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन. इट कैन बी हैंड रिटन और प्रिंटेड ऑन पेपर. आप टाइप करके भी लेटर लिख सकते हो, यू कैन आप उसको हाथ से भी लिख सकते हो, इट कैन बी हैंड रिटन ऑल्सो. नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर. दो तरह के लेटर होते हैं, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर, जिसको हम एक एक करके समझेंगे कि होता क्या है. फॉर्मल लेटर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो फॉर्मल लेटर या औपचारिक पत्र जिसको हम हिंदी में कहते हैं, दीज आर रिटन टू द पीपल whom वी डोंट नो एट पर्सनल लेवल. यानी जब आप किसी को पर्सनल लेवल पे नहीं जानते हो, उनको जब हम लेटर लिखते हैं वो फॉर्मल लेटर्स होते हैं. और ये लेटर्स हमेशा किसी हायर अथॉरिटी को लिखे जाते हैं, ऑफिशियल पर्पज़ से लिखे जाते हैं, ठीक है. किसी भी तरह का कोई बिजनेस लेटर है, या जो स्कूल में आप प्रिंसिपल को लेटर लिखते हो, किसी कंपनी को लेटर लिख रहे हो, ठीक है, किसी भी हायर ऑफिशियल या हायर अथॉरिटी को आप लेटर लिख रहे हो, दीज आर रिटन अंडर द formal letters. Now why they are known as formal? Because they are very much strictly kept to the professionalism in nature, and also they have certain rules जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं. देयर इज़ अ सेट क्राइटेरिया जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है व्हेन यू आर राइटिंग द फॉर्मल लेटर. यू कैन नॉट राइट डाउन इट इन योर ओन वे. आप इसको अपने तरीके से नहीं लिख सकते हो, जो फॉर्मेट है उसको ही फॉलो करके आपको लिखना होता है. दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज फॉर्मल लेटर. ओके, नाउ इनफॉर्मल लेटर की बात करने से पहले हम फॉर्मेट ऑफ राइटिंग फॉर्मल लेटर देखते हैं कि आखिर फॉर्मेट क्या है. तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मेंशन करी गई हैं, वन बाय वन आई विल टेल यू अबाउट द हेडिंग्स जो हम लिखते हैं लेटर में. ऑब्वियसली वी ऑलवेज स्टार्ट विद द एड्रेस एंड डेट. हम जिसको भी लिख रहे हैं उसका हम एड्रेस मेंशन करते हैं, डेट लिखते हैं, एंड वी ऑलवेज राइट इट ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर. हमेशा हम मान लीजिए किसी पेपर पे अगर आप लिख रहे हो या कहीं पे भी लिख रहे हो, तो हम हमेशा एक लेटर, जो भी लेटर का फॉर्मेट है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं. एंड एवरी थिंग इज कनेक्टेड विद द मार्जिन. हमेशा हम मार्जिन से कनेक्ट करके लिखते हैं, ठीक है. नाउ व्हेन यू हैव रिटन द एड्रेस एंड डेट, वी राइट डाउन द सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन इज बेसिकली द फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग, किस तरीके से आप सामने वाले को मेंशन कर रहे हो. देन सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो अभी हमने देखा भी, सब्जेक्ट इज़ बेसिकली द थीम और द मैसेज और द पर्पज़ कि आखिर क्या आप मतलब किस वजह से वो लेटर लिख रहे हो, ठीक है. देन वी हैव द बॉडी ऑफ द लेटर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है लेटर का. इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द लेटर विच विल कन्वे योर मैसेज. आपने जो भी लेटर लिखा है, जिस पर्पज़ से भी लिखा है, उस मैसेज को कन्वे करने का काम बॉडी ऑफ द लेटर का होता है. नाउ हियर वी हैव टू कीप इन माइंड दैट यू हैव टू राइट इट डाउन वेरी नीटली. ऑल्सो स्पेलिंग्स करेक्ट होनी चाहिए, एंड देयर शुड बी प्रॉपर पंक्चुएशन गिवन वेयर एवर नीडेड, ठीक है. ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. और लेटर हमेशा, लेटर एप्लीकेशन आप जब भी लिखते हो, ऑलवेज रिमेंबर कि बहुत ही सफाई से उसे लिखा जाना चाहिए. बिकॉज वेन एवर समवन सीज योर लेटर, द फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ हाउ यू आर प्रेजेंटिंग इट. आपने सही से फॉर्मेट फॉलो किया है या नहीं, हैव यू चोजन द करेक्ट वर्ड्स और नॉट, whether your writing is good or not. All these things are
नोटिस्ड फर्स्ट एंड दैट इज़ वेयर आपके लेटर का पहला इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है. देन द सब्सक्रिप्शन इज़ बेसिकली, नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन में हम सर्टेन एक्सप्रेशंस यानी एंडिंग जब हम करते हैं तो वी ऑलवेज राइट योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, या यू सिंसियरली योर्स, रिगार्ड्स, इस तरह की जो चीज़ें हम मेंशन करते हैं, बिकॉज वी हैव टू क्लोज आवर लेटर इन अ वेरी पोलाइट फॉर्म, इन अ वेरी ओबीडियंट मैनर, ठीक है. तो हम लास्ट में जो कंक्लूडिंग के लिए जिन एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं उसे हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है. सो दिस इज़ हाउ यू राइट योर फॉर्मल लेटर. नाउ टॉकिंग अबाउट द इनफॉर्मल लेटर या अनौपचारिक पत्र जिसको हम कहते हैं. नाउ दीज आर द लेटर्स विच आर रिटन टू योर फैमिली, योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स, ठीक है. एंड दीज आर ऑफ पर्सनल नेचर. ये लेटर्स जो हैं हम पर्सनल लेवल पे जिन लोगों को जानते हैं उनको लिखते हैं, फिर चाहे वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हों, हमारे रिलेटिव्स हों, या फिर हमारे फ्रेंड्स हों, ठीक है, उनको हम लिखते हैं. एंड दे आर नोन एज इनफॉर्मल बिकॉज दे डोंट फॉलो रिजिड स्ट्रक्चर, जो कि हम फॉर्मल लेटर लिखते टाइम फॉलो करते हैं, वैसा कोई भी हम रिजिड स्ट्रक्चर या क्राइटेरिया या कोई ऐसा सेट पैटर्न या रूल्स फॉलो नहीं करते हैं. देयर इज़ मच अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी गिवन इन द इनफॉर्मल लेटर, ठीक है. यहाँ पे किसी भी तरह के सेट पैटर्न को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है. नाउ इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट की अगर हम बात करें, सो हम हमेशा एड्रेस और डेट से ही स्टार्ट करते हैं, विच इज़ रिटन एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर. देन वी मेंशन द ग्रीटिंग्स. देन उसके बाद इंट्रोडक्शन पार्ट आ जाता है. इंट्रोडक्शन पार्ट इज़, नाउ ग्रीटिंग्स इज़ ऑल्सो वेयर, जहाँ पर आप मेंशन करते हो जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो, तो ऑब्वियसली यू विल से समथिंग, यू विल राइट स्टार्ट विथ सम सॉर्ट ऑफ ग्रीटिंग्स. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर राइटिंग लेटर टू योर फ्रेंड, तो आप डियर फ्रेंड या जो भी आपके फ्रेंड का नाम है, फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हो डियर प्रिया या कुछ भी, तो आपको वैसे मेंशन करना होगा. इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑलवेज स्टार्ट्स विद सम सॉर्ट ऑफ कि हाउ आर यू, आई एम फाइन, इस तरीके से उनका हाल चाल पूछ करके आप शुरू करते हो. बॉडी ऑफ द लेटर में अगेन जो मैसेज आपको देना है, जिस पर्पज़ से आपने लेटर लिखा है, वो पूरी चीज़ आप वहाँ पे लिखते हो. लास्ट में क्लोजिंग करते टाइम आप यू ऑलवेज मेंशन हाउ यू आर फीलिंग अबाउट एवरीथिंग, और फीलिंग अबाउट योर सेल्फ, और हाउ यू आर फीलिंग अबाउट राइटिंग टू देम. क्लोजिंग लाइन्स हमेशा आप लिखते हो. और उसके बाद आप साइन ऑफ करने में, आप जैसे हम फॉर्मल लेटर में योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली लिखते हैं, हम ऐसा यहाँ पे नहीं लिखते हैं, बट स्टिल वी मेंशन और एक्सप्रेस इट इन अ डिफरेंट वे. लाइक फॉर एग्जांपल हम बेस्ट विशेज़ या विद लव या काइंड रिगार्ड्स करके लिख के लास्ट में अपना नाम लिख देते हैं, ठीक है. सो दिस इज़ हाउ यू राइट द फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस टॉक अबाउट द अनसीन पैसेज, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. नाउ अनसीन पैसेज की अगर हम बात करें, तो अनसीन पैसेज जो है, इट इज़ बेसिकली पैसेज विच हैज़ नॉट बीन सीन बाय यू बिफोर. उसको अनसीन कहने का मतलब, जिसको आप हिंदी में अपठित गद्यांश कहते हो, ठीक है. हम क्यों उसे अनसीन कहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वो पैसेज आपने पहले नहीं पढ़ा है, तभी हम उसे अनसीन कहते हैं, ठीक है. और आपने अपने स्कूल लेवल पे इस पैसेज को कभी ना कभी ज़रूर करा होगा सॉल्व, ठीक है, क्योंकि स्कूल लेवल पे अनसीन पैसेज हर क्लास में दिया जाता है. सो लेट अस सी व्हाट इज़ रिटन अबाउट अनसीन पैसेज. Comprehension of an unseen passage means a complete and thorough understanding of the passage. अनसीन पैसेज को पढ़ने का या सॉल्व करने का मीनिंग यही होता है कि एक कम्प्लीटली डीप स्टडी करना उस पैसेज की. द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इट इज़ टू टेस्ट one's ability to grasp meaning of a given passage properly. Now the purpose of writing or giving unseen passage is to check the understanding level of a person, कि किस तरीके से आप उसकी मीनिंग को, उस पैसेज की मीनिंग को समझ सकते हो, ठीक है. एंड हाउ यू कैन आंसर इट. Ability to answer in one's own word the questions based on the passage. Now आपने अनसीन पैसेज सॉल्व करा है, तो आपको पता होगा कि देयर इज़ दिस पैसेज गिवन, जिसको पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ दैट पैसेज. और उन क्वेश्चंस के आंसर आपको उसी पैसेज में से फाइंड आउट करके देने होते हैं, ठीक है. दिस इज़ द होल सेटअप ऑफ अनसीन पैसेज. नाउ द पर्पज़ ऑफ अनसीन पैसेज इज़ बेसिकली टू चेक द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ अ चाइल्ड, कि वो एक पैसेज को थरोली पढ़ करके उसकी मीनिंग निकाल सकता है या नहीं. नाउ यहाँ लास्ट में देखिए बात लिखी भी हुई है, दैट इट इज़ कॉल्ड अनसीन बिकॉज इट हैज़ नॉट सीन बिफोर बाय द स्टूडेंट्स इन द स्कूल. उसको अनसीन इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसको आपने पहले नहीं देखा है. नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ पैसेजेस, दो तरह के पैसेज होते हैं. पहला है फैक्चुअल पैसेज.
What is a factual passage? It contains 300 to 350 words, and it is a detailed description in which some information is added along with a detailed description of physical attributes. Okay, now this factual passage, फैक्चुअल यानी जहाँ जिसमें फैक्ट वर्ड आ रहा है, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे फैक्ट्स वगैरह दे करके कोई इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, एंड 300 टू 350 वर्ड्स के लगभग ये पैसेज होता है, ठीक है। एंड अ गुड फैक्चुअल पैसेज डिस्क्राइब्स द रीडर टू कंपेयर और कंट्रास्ट द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फैक्ट्स, डेटा एक्सेट्रा। नाउ एक अच्छा फैक्चुअल पैसेज वो है विच एक्चुअली डिस्क्राइब्स एवरीथिंग टू इट्स रीडर, और जहाँ पर रीडर उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के कंपेयर कर सके, कंट्रास्ट कर सके, चीज़ों को समझने के लिए वो उस डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को अपने लेवल पे कंपेयर कर सके, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट फैक्चुअल पैसेजेस, एंड इट कंटेन्स फैक्ट्स एंड डेटा। वो जो इन्फॉर्मेशन उसमें दी जाती है वो फैक्ट्स और डेटा पे बेस्ड होती है। देन नेक्स्ट वी हैव द डिस्कर्सिव पैसेज। डिस्कर्सिव पैसेज, now it contains a text which is either argumentative or interpretive or persuasive in nature. They may include opinions or feedback. Now discursive passage are much more of a personal opinion sort of passage, जहाँ पर जो भी कॉन्टेक्स्ट आपको दे रखा होता है, जो टेक्स्ट मटेरियल दे रखा होता है, या तो वो आर्ग्यूमेंटेटिव होता है नेचर में, दैट इज़ परसुएसिव इन नेचर, जहाँ पे राइटर अपने ओपिनियन के बारे में आपको बता रहा है, और इंटरप्रेटिव होता है, ठीक है, एंड इट में इंक्लूड ओपिनियंस और फीडबैक। और इस तरह की पैसेज में आप हमेशा ऑथर के जो उसके खुद के ओपिनियन और फीडबैक है वो ज़रूर आपको देखने को, पढ़ने को मिलेंगे। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ पैसेज विच आर गिवन टू द स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस सी दैट what is the correct way of solving an unseen passage, ठीक है। Now there are certain points given which we need to understand is that whenever you are solving an unseen passage, what things you should need to keep in mind is that first thing, read the passage thoroughly. Now you must have seen कि कई बार क्या होता है, बच्चे जल्दी जल्दी में पैसेज पढ़ते हैं जो नहीं करना चाहिए। अनसीन पैसेज क्योंकि डिटेल में दे रखा होता है, एंड सिंस यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स फ्रॉम दैट पैसेज, आपको उसी पैसेज में से आंसर भी ढूंढने हैं, तो आपको ज़रूरी है कि आप उस पैसेज को बहुत ही थरोली पढ़ो, बहुत ध्यान से उस पैसेज को आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। देन यू शुड फोकस ऑन द रेलिवेंट डिटेल्स एंड अंडरलाइन देम। जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे रखी हैं उनको, उस पर ध्यान दीजिए, उसको अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको आगे आंसर ढूंढने में दिक्कत ना हो। देन रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, आपको क्वेश्चंस पढ़ लेने चाहिए, ठीक है, पढ़िए क्वेश्चंस को, क्या क्वेश्चंस दे रखे हैं, एंड देन आंसर्स आर जनरली इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। जो आंसर्स होते हैं वो हमेशा एक लॉजिकल सीक्वेंस में दे रखे होते हैं अनसीन पैसेज में। और अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के लिए एक बात कही जाती है कि यू नीड टू रीड द पैसेज एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स। आपको एक बार नहीं, कम से कम 2 से 3 बार उस पैसेज को पढ़ लेना चाहिए। नाउ व्हाट इज़ कि जो ट्राई टू राइट आंसर इन योर ओन वर्ड्स, आंसर हमेशा कोशिश करिए अपने वर्ड्स में आप लिख सको। देन ट्राई टू फाइंड आंसर टू द वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस लाइक सिनोनिम्स एक्सेट्रा। रिप्लेस द वर्ड विद द मीनिंग। कई बार होता है अनसीन पैसेजेस में एंटोनिम्स या सिनोनिम्स पूछ लिए जाते हैं कि इस वर्ड का क्या सिनोनिम है, इस पैराग्राफ में देखिए या एंटोनिम ढूंढिए। तो व्हाट यू कैन डू इज़ दैट यू कैन सिंपली रिप्लेस द वर्ड विद द मीनिंग। जो मीनिंग पूछी गई है, अगर आपको जो वर्ड लग रहा है जो आप सॉल्व करने जा रहे हो, तो जो वर्ड दे रखा है उसको आप रिप्लेस करके देखिए। इफ़ द मीनिंग इज़ मैचिंग, इफ़ यू डोंट सी मच चेंज इन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, देन दैट इज़ योर आंसर। सो दीज आर सर्टेन वेज जिससे आप अनसीन पैसेज जो लिख सकते हो अच्छे तरीके से। सो ये आपका लेटर, एप्लीकेशन और अनसीन पैसेज का फॉर्मेट था, ठीक है। वेन एवर यू राइट अ लेटर, चाहे वो फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, या एप्लीकेशन जब आप लिखते हो, देर इज़ अ सर्टेन क्राइटेरिया विच यू हैव टू फॉलो, देर इज़ अ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है, बी इट इनफॉर्मल और फॉर्मल। द ओनली थिंग इज़ दैट फॉर्मल लेटर्स आर much more strict in nature, and informal letters have the flexibility of writing it down in your own words, ठीक है, जो हमें फॉर्मल लेटर में नहीं मिलती है। देन हमने देखा कि अनसीन पैसेज के बारे में, अपठित गद्यांश के बारे में, जहाँ पे आपको एक ऐसा पैसेज दिया जाता है जो आपने पहले नहीं देखा होता है, एंड यू हैव टू सॉल्व दैट पैसेज ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ दैट पैसेज। आपको जो भी क्वेश्चंस दे रखे होते हैं वो उसी पैसेज से रिलेटेड होते हैं, आंसर आपको उसी पैसेज में से ही फाइंड आउट करने होते हैं, और ऐसा कोई भी सेंटेंस या कोई क्वेश्चन नहीं होता जिसका आंसर आपको उस पैराग्राफ में ना मिले या उस पैसेज में ना मिले। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज़ दैट यू हैव टू पे कीन अटेंशन टू द रीडिंग ऑफ दैट पैसेज। आपको वो पैसेज बहुत ध्यान से
और 2-3 बार पढ़ना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट द करेक्ट मीनिंग. Okay, so this was it in today's video, and we will further discuss the remaining topics in the next video. I hope this video will prove helpful to you. Okay, thank you class.